अच्छा देखो, आज हम लोग लास्ट दिन हम लोगों ने सिंगल एंट्री कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। और इंश्योरेंस क्लेम में हम लोगों को क्या करना क्या है, देखो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसमें क्या होता है, उसके पास जो भी स्टॉक वगैरह रहता है उस पर एक रिस्क रहता है कि बाई चांस अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो सकता है या फिर मान लो चोरी हो गया, आग लग गया, तो इससे क्या होगा, इससे उसका गुड्स क्या है, बेकार हो सकता है, ठीक है। और अगर उसने इंश्योरेंस करवा के रखा है तो उससे कुछ ना कुछ तो रिकवरी मिलेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर हम लोग खुद के ऊपर इंश्योरेंस करवा के रखते हैं तो जो भी टर्म्स कंडीशन होता है उसके हिसाब से हम लोग को कुछ एक रिटर्न मिल जाता है। मान लो जैसे मेडिकल इंश्योरेंस होता है, अब जैसे मान लो कोविड में सब इतने प्रॉब्लम में है, तो जिन लोगों का मतलब बीमा करवाया हुआ है, जिन लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो उन लोगों को क्या हॉस्पिटल बिल जो है वो देने में उतना चिंता नहीं होगा। हालांकि मतलब रिकवर करवाने में बहुत टाइम लग जाता है, कब वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, ये एक लंबा प्रोसीड्योर है। लेकिन जो भी हो, हम लोग अपने सुविधा के लिए करवा सकते हैं। अगर हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवाएंगे तो इस मोमेंट में हम लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई बिजनेसमैन क्या करता है, अगर कोई बिजनेसमैन अपना मतलब गुड्स वगैरह का अगर बीमा करवा के रखता है, दैट इज इंश्योरेंस करवा के रखता है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जितना इंश्योरेंस करवा के रखा है, अगर सही से प्रीमियम भरता है, प्रीमियम मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ठीक है, जिस तरह से प्रीमियम भरेगा, अगर उसने सही सही प्रीमियम भरा है तो उसे क्लेम जरूर मिलेगा, अगर वो क्लेम चाहता है तो, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी एक चीज याद रखो, हमेशा उतने पे ही क्लेम देगी, ठीक है, उतने पे ही क्लेम देगी जितना उसका लॉस होगा, ठीक है, उतने पे ही क्लेम देगी जितना लॉस होगा। जैसे कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन आपको क्लेम उतने का ही मिलेगा जितना आपका बिल होगा, ठीक है, उसके हिसाब से एक परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा, या फिर जैसा टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट हुआ होगा जब आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग गुड्स के इंश्योरेंस के ऊपर पढ़ेंगे। और गुड्स का इंश्योरेंस हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम लोग स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो जो स्टॉक जल जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों को मतलब जैसे भी बेकार हो जाएगा, जैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे वो जल जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर तुम लोग का जलने वाला ही होगा, ठीक है। जो भी गुड्स खराब हो जाएगा उसके ऊपर इंश्योरेंस मिलेगा। या फिर और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर हम लोग सेल कर पाते, जो गुड्स खराब हो गया वो अगर नहीं खराब होता, नहीं डिस्ट्रॉय होता, तो हम लोग उसे सेल करते, और सेल करने से हम लोग को क्या मिलता, सेल करने से हम लोग को प्रॉफिट मिलता, जो कि लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो जो प्रॉफिट लॉस हो गया उसके ऊपर भी हम लोग चाहे तो इंश्योरेंस कर सकते हैं। दो तरह से हम लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं, या तो पूरे स्टॉक के वैल्यू के ऊपर कर लो, या तो फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर कर लो, कि अगर स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो प्रॉफिट हम लोग लॉस्ट करेंगे, जो हम लोग को नहीं मिलेगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस। अब ये अपना ओन चॉइस है कि मतलब जो ट्रेडर है या फिर जो भी कंपनी है वो किस तरह से इंश्योरेंस करना पसंद करेगी। और इन दोनों पैटर्न का दो अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कि लॉस ऑफ स्टॉक होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। तो हम लोग आज इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि हम लोग अपने को ट्रेडर मानेंगे, ठीक है, या फिर कंपनी मानेंगे, हमारा स्टॉक अगर जल जाता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से किस तरह से क्लेम रिकवर करेंगे, उसी के ऊपर ये चैप्टर है। अच्छा, तो पहले हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत नोट डाउन करना पड़ेगा ताकि हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। लिखो, इन दिस चैप्टर we will understand and practice calculation of claim due to fire or loss of stock
by fire. Calculation of claim due to fire in profit and loss of profit policy. Loss of stock by fire. Loss of stock by fire. Whenever fire occurs, and stock is lost, along with store ledgers, then such lost stock is calculated as follows. For fitting claims with insurance company, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ क्लेम ड्यू टू फायर और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, और एक पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम ड्यू टू फायर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है, एक तो प्रॉफिट के ऊपर हम लोग पॉलिसी बनवा सकते हैं या फिर पूरे स्टॉक के ऊपर। अब लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर स्टॉक के ऊपर करवाया हुआ है तो क्या होगा। व्हेनेवर फायर ऑकर एंड स्टॉक इज लॉस्ट along with स्टोर लेजर। स्टोर लेजर मतलब स्टोर में जो लेजर मेंटेन होता है, स्टोर कीपर जो लेजर मेंटेन करता है, ठीक है, तो वहां पर सारा डेटा होना चाहिए। देखो जब आग लग जाएगा तो कंपनी, अगर तुम लोग स्टॉक के ऊपर करवा के रखे हो इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ठीक है, तो कंपनी बोलेगी बताइए कितना स्टॉक जला है, हम उस हिसाब से आपको दे देंगे क्लेम। लेकिन अगर स्टॉक ही सारा जल गया है और वो भी स्टोर लेजर के साथ, मतलब स्टोर लेजर जहां पर सब चीज मेंटेन था, कितना स्टॉक इन हुआ है, कितना स्टॉक आउट हुआ है, तो स्टोर लेजर भी अगर जल गया है तो फिर हम लोग कैसे करके काउंट करेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ठीक है। तो वही सब प्रोसीड्यूर यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से काउंट करें। स्टॉक जल गया और ये स्टोर लेजर जहां पर मतलब डेटा मेंटेन करके रखा हुआ था वो भी जल गया, तो कैसे पता चलेगा कि कितना स्टॉक है हमारे पास। देन सच लॉस स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब किस तरह से कैलकुलेट होगा देखो, फॉर फिटिंग क्लेम विथ इंश्योरेंस कंपनी, तो कैसे कैलकुलेट करना है वही हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में स्टेप 1, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी लिख देते हैं, जीपी रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर और लास्ट ईयर। अर्लियर मतलब पहले वाला या फिर लास्ट ईयर, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग से ही जीपी मिलेगा। स्टेप 2, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो लिख दिया, स्टेप 2 अलग है।
प्रिपेयर ट्रेडिंग फॉर करेंट ईयर CY यानी करेंट ईयर, ठीक है, करेंट ईयर अप टू डेट ऑफ फायर in such trading account GP should be calculated based on percentage of sale. Balancing figure is called stock on the date of fire. Step 3, calculate claim. Stock normal, stock एबनॉर्मल, ये क्या है, ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल तो समझ जाओगे. ब्रैकेट में लिखो PSL. PSL का मतलब होता है पोर सेलिंग लाइन. पोर सेलिंग लाइन. टोटल स्टॉक लेस सैल्वेज प्लस फायर फिटिंग एक्सपेंस, सॉरी फायर फाइटिंग एक्सपेंस, सॉरी फायर फाइटिंग एक्सपेंस. टोटल लॉस, टोटल लॉस. यहाँ पर PSL का लिख देते हैं फुल फॉर्म. PSL मीन्स पोर सेलिंग लाइन. पोर सेलिंग लाइन. नेक्स्ट स्टेप 4, apply average clause for claims. Claim equal to total loss policy amount होगा policy amount whole divided by total stock. नेक्स्ट हम लोग को कुछ नोट्स लिखना है.
notes. If GP ratio of last year is given in question, step 1 not required. Step 1 is not required. If loss by fire is in first year, then GP ratio has to be estimated by management. Estimated by management. Point 3, trading account are to be prepared exclusive of abnormal PSL items. PSL मतलब poor selling line item. Point 4, whenever possible, stock will be shown at cost price only. To calculate correct GP ratio and claim of stock. Point 5, whenever inflation effects are given, then such inflation should be cancelled. Before calculation of stock lost. Claim will be calculated after
adjusting inflation. Adjusting inflation. Point number 6. Trading account in step 1 or 2. Trading account in step 1 or 2. Should be free from errors. Sales here means where goods have been delivered and purchase means where goods have been received. Point number 7. Claims are calculated at cost price. Claims are calculated at cost price and settled also at cost price. Market price is not relevant for calculating of claims. Point 8. If salvage has received, if salvage has been received, sorry, if salvage has been delivered, received नहीं लिखो, delivered. To insurance company, then such salvage will be considered as stock lost. Point 9. Average clause should not increase amount of claim. In all situations, total loss
will be the maximum claim amount. बस, और नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कर भी नहीं सकते, इसे समझना पड़ेगा हम लोगों को। इसे हम लोग जितने अच्छी तरह से समझेंगे, जो जितना फॉलो कर पाएंगे, हम लोग उतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा, सबसे पहले देखो क्या कैलकुलेट करना है, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 2 में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अप टू डेट ऑफ फायर, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, चलो ये हम लोग एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। इलास्ट्रेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 2, तो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30th सितंबर ईच ईयर। हर साल 30th सितंबर को इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्लोज होता है। बट ऑन 31st दिसंबर 2001, बट ऑन 31st दिसंबर 2001 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। आग लग गया और उनके स्टॉक का मैक्सिमम पार्ट जो है वो जल गया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स। कुछ इंफॉर्मेशन उनके बुक से हम लोग को मिला है। स्टॉक एज ऑन 1/10/2001 दिया हुआ है 29,700, ठीक है। अब जैसे बोल रहा था कि स्टोर लेजर भी जल जाता है तो क्या होगा, ठीक है। स्टोर लेजर जल गया, लेकिन थोड़ा बहुत उससे कुछ पता चला है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है ना, कैसे भी। तो कैसे भी करके ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिला है। यहाँ पर बोला भी नहीं कि स्टोर लेजर पूरा जल गया, ठीक है। पूरा भी जल सकता है, आधा भी जल सकता है, वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक दिया हुआ है 1/10/2001, परचेज दिया हुआ है 1/10/2001 से लेके 31st दिसंबर 2001, वेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। स्टॉक टू बी वैल्यूड ऑफ 3000 वाज सैल्वेज। और इन लोगों ने आग लगने के बाद देखा कि 3000 का स्टॉक जो है वो बच गया। सैल्वेज मतलब जो बचा हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर 25,000 एंड क्लेम वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। पॉलिसी कितने का करवाया हुआ है, पॉलिसी का अमाउंट क्या है, ठीक है, उस बेसिस पे ही क्लेम मिलता है। तो पॉलिसी का अमाउंट है 25,000। अब एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है। एवरेज मतलब ओवरऑल क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है, स्टॉक एट द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट। स्टॉक जो बिगिनिंग का कैलकुलेट किया हुआ है वो कॉस्ट से 10% कम करके कैलकुलेट किया हुआ है। ए प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स ओन वर्कर। एक प्लांट जो है फर्म का ओन वर्कर वो इंस्टॉल्ड किया है। ही वाज पेड 500, उसे 500 दिया गया, व्हिच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस, जो वेजेस में इंक्लूडेड है। परचेज इंक्लूडेड द परचेज ऑफ प्लांट फॉर 5,000। और ये जो परचेज दिख रहा है इसमें इंक्लूडेड है प्लांट का वैल्यू 5,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। तो हम लोग को क्या करना है, क्लेम कैलकुलेट करना है। तो एक बार इमेजिन करो हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को चाहिए क्या, अगर हमारे गोडाउन में आग लग गया है, हमें क्या चाहिए, अगर हमें क्लेम चाहिए तो हमने लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर करके रखा है, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने इंश्योरेंस लेके रखा है। तो फिर हम लोग को ये बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को फटाफट से कि कितना स्टॉक जल गया है। जितना जल गया है ये अगर हम लोग बता देंगे तो ये वो हम लोगों को क्लेम दे देगी। मतलब आके एक्चुअली वो लोग इंस्पेक्शन भी करेगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी बताना पड़ेगा कि कितना स्टॉक जला है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितना स्टॉक जला है। और स्टॉक कहाँ पर मिलता है, स्टॉक मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारा कितना स्टॉक जला है। तो सबसे पहले हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे।
तो देखो क्वेश्चन को पहले पूरा नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट है स्टॉक 1/10/2001, 1/10/2001, ठीक है। 1/10/2001 29,700, 29,700 का स्टॉक है। परचेज फ्रॉम 1/10 to 31st December, 31st December, 31st December 2001, 75,000 परचेज। ये पूरे पीरियड का परचेज है 75,000। ये हो गया पूरे पीरियड का परचेज 75,000। वेजेस है 33,000। ये पूरे पीरियड का, ठीक है। ये यहां से ये दिस वन, ये पूरे पीरियड का। अच्छा, सेल्स है इस पीरियड का 1,40,000 सेल्स। सेल्स है 1,40,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट। जीपी मतलब इन लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है 33.33% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं जीपी जो है 33.33%। अब ऑन कॉस्ट इसलिए बता दिया है, नॉर्मली जीपी हमेशा सेल के ऊपर होता है ऑन कॉस्ट। स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 वाज सैल्वेज। सैल्वेज स्टॉक कितना है? सैल्वेज मतलब जो बच गया, ठीक है, जला नहीं, थोड़ा बहुत बच गया, क्योंकि जब आग लगा होगा तो कोशिश किया होगा उन लोगों ने बचाने का। तो 3,000 का स्टॉक इन लोगों ने बचा लिया और पॉलिसी लिया हुआ है 25,000 का। पॉलिसी वैल्यू जो है वो है 25,000 का। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि स्टॉक जो है जो कैलकुलेट किया गया है वो 10% लेस देन द स्टॉक कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ये है 10% लेस, 10% लेस देन कॉस्ट। यानी ये जो वैल्यू है ये डिनोट कर रहा है 90%, 10% कम है ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि ये स्टॉक है, स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट डिनोट करता है। तो कॉस्ट से 10% कम है यानी ये 90% डिनोट कर रहा है। प्लांट जो इंस्टॉल्ड हुआ है उसमें 500 एक लेबर को पे किया गया है जो कि वेजेस में इंक्लूडेड है। तो ये जो 500 है यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इस तरह से नोट बना के लिखते हैं, वेजेस ₹500 फॉर प्लांट इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये प्लांट इंस्टॉल्ड है। वेजेस 500 फॉर प्लांट इंस्टॉल्ड इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बोल रहा है कि परचेज इंक्लूड्स द परचेज ऑफ द प्लांट फॉर 5,000। परचेज इंक्लूड्स द परचेज ऑफ द प्लांट फॉर 5,000। ₹5,000 प्लांट वैल्यू इंक्लूडेड, 5,000 का प्लांट वैल्यू इंक्लूडेड है इसमें। अच्छा, और इन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है? देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 30th सितंबर, 30th सितंबर, 30th सितंबर ईच ईयर, बट 31st दिसंबर को आग लगा है तो 31st दिसंबर 30। ये है डेट ऑफ फायर, ये हो गया डेट ऑफ फायर, ठीक है, ये डेट ऑफ फायर है। तो 31st कब क्लोज होता है? 30th सितंबर को क्लोज होता है। तो ये ईयर का कब क्लोजिंग डेट कब आया होगा? ये कौन सा है? ये 1/10 है, यानी अक्टूबर, यही स्टार्टिंग था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो ईयर है ये कंप्लीट होने वाला था 30th सितंबर। अक्टूबर है तो अक्टूबर, और ये हो जाएगा 2002, ठीक है। ये ईयर इस तरह से क्लोज होने वाला था, यहाँ पर क्लोज होने वाला था, लेकिन यहाँ पर ही क्या हो गया, यहाँ पर फायर ऑकर हो गया है।
और हम लोग को ये सारा डेटा दिया हुआ है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम लोग को इस बेसिस पे कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है? अब देखो, हम लोग को ये बताना है कि ये जो डेट है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अगर ये बता सकेंगे, ठीक है, तभी ना इंश्योरेंस कंपनी से सही सही क्लेम ले पाएंगे। जब आग लग गया उसके बाद बताना है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक पता करने के लिए हम लोग को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब एक बार नोट्स में चलते हैं। देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ था। नोट्स में ये लिखा हुआ है कि हम लोग को स्टेप 1 क्या करना है। देखो क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1 में हम लोग को लिखा हुआ है कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ अर्लियर ईयर और लास्ट ईयर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट ईयर का जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके। लेकिन उसके साथ एक नोट्स में देखो एक पॉइंट लिखा है। नोट्स का फर्स्ट पॉइंट पढ़ के देखो। नोट्स का फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इफ जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इज गिवन इन क्वेश्चन, स्टेप 1 इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर जीपी रेशियो जो है वो दिया हुआ है तो स्टेप 1 इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टेप 1 करने का जरूरत नहीं है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या स्टेप 1 करना है या नहीं करना है? क्या हम लोगों को जीपी रेशियो दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है? मैम दिया है। दिया है, जीपी रेशियो दिया हुआ है। ये देखो लिखा है ना मैंने यहाँ पर, जीपी रेशियो दिया हुआ है। तो ये तो पिछले साल का ही है, क्योंकि इस साल तो अकाउंट क्लोज ही नहीं हुआ। जब क्लोज नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा कितना जीपी रेशियो था? तो फिर पास्ट ईयर का जीपी रेशियो या फिर अर्लियर ईयर का जीपी रेशियो जो भी बोलो वो दिया हुआ है। तो फिर स्टेप 1 कैंसिल, स्टेप 1 नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में देखो क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर करेंट ईयर। जिस ईयर में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, फायर हो, थेफ्ट हो, current year up to date of fire, in such trading account GP should be calculated based on percentage of sale। परसेंटेज ऑफ सेल के ऊपर जीपी कैलकुलेट करना है। बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और हम लोग को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मिल जाएगा। स्टेप 2 में जो बोला है उससे हम लोग को स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिल जाएगा। तो चलो हम लोग फॉलो करते। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है करंट ईयर का, कब तक का? अप टू डेट ऑफ फायर। तो ये देखो क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा अप टू द डेट ऑफ फायर, यानी ये वाला पोर्शन देखो, ये अप टू डेट ऑफ फायर मीन्स यहाँ तक का, ठीक है, मीन्स यहाँ तक का। ये जो मैंने सर्कल किया है यहाँ तक का हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर, डेट क्या है देखो, फॉर 1/10/2001 टू 30 सितंबर नहीं, 31 दिसंबर 2001, 31 दिसंबर 2001, यहाँ तक का हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक, और क्वेश्चन में है भी ओपनिंग स्टॉक है। ये देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 29,700, बट उसमें कुछ एडजस्टमेंट है। क्या है? 10% लेस देन द कॉस्ट में ये वैल्यू किया हुआ है। तो ये क्या करना चाहिए? हम लोग को नोट्स में जाना है। नोट्स में हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो देखते हैं नोट्स में कौन सा पॉइंट में इसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों ने कम पे वैल्यू किया है तो क्या करना है। ये देखो, whenever possible stock will be shown at cost price only। हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही दिखाना है हम लोगों को।
टू कैलकुलेट करेक्ट जीपी रेशियो एंड क्लेम ऑफ स्टॉक। अगर हम लोग को करेक्ट जीपी रेशियो और क्लेम ऑफ स्टॉक चाहिए तो हमेशा हम लोगों को कॉस्ट प्राइस में दिखाना चाहिए, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है उसे कॉस्ट प्राइस में ही दिखाना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में नहीं है, किस में है, देखो कॉस्ट प्राइस से कम में है। तो बता सकते हो मुझे कितना होना चाहिए, ये तो कॉस्ट प्राइस से कम में है ना, तो कॉस्ट प्राइस में दिखाना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस 100 होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस 10% का बता के रखा ना, 10% कम, तो ओरिजिनल वैल्यू 100 होगा ना, 10% कम तब 90% है, तो ओरिजिनल वैल्यू 100% होगा, तो 100% होने से कितना होगा अमाउंट बताओ। ये बता दिया है मैंने, देखो यहाँ पर एक बार कि ये वैल्यू कितने का है, 90% का है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता के रखा है 10% लेस देन द कॉस्ट है। तो अगर 90% का ये वैल्यू है तो 100% का क्या होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगा, बताओ 100% का वैल्यू कितना होगा। 33,000। कितना बोल रहे हो, 33,000, 29,700 इक्विवेलेंट टू कितना है, 90%। तो 90% इक्विवेलेंट टू 29,700, देन 100% इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 29,700 डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100%, तो कितना आ रहा है 33,000। 33,000। तो देखो कभी भी अगर कम या ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कम 10% लेस, अब हो सकता है 10% मोर, जब 10% मोर बता देता तो यानी 110% ये डिनोट करता, 90% की जगह 110% होता, हम लोग को 100% में कन्वर्ट करना पड़ता। तो स्टॉक को लोअर या हायर कुछ भी अगर वैल्यू किया हुआ हो तो नहीं देगा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, उसे ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, तो हम लोग हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है परचेज, तो परचेज लिखेंगे टू परचेज। अब परचेज देखो कितना है, परचेज है 75,000, और बताओ क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट्स तो हम लोग करके आ रहे हैं, बताओ दिया हुआ है, देखो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसका क्या होगा, 5,000 प्लांट वैल्यू इंक्लूडेड, इसमें परचेज में 5,000 प्लांट का वैल्यू इंक्लूडेड है, तो क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे, क्योंकि प्लांट एसेट होता है, एसेट कभी भी करंट एसेट में नहीं जाएगा, वो फिक्स्ड एसेट होता है, तो लेस करेंगे मशीन नहीं, प्लांट है, प्लांट परचेज। तो यहाँ पर आ जाएगा 70,000। ये तो देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स में जो भी कंसेप्ट से करते हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रेडिंग ही तो करना है हम लोग को। उसके बाद वेजेस है टू वेजेस, अब वेजेस में भी कुछ था एडजस्टमेंट, देखो वेजेस है 33,000 और बोल रहा है 500 जो प्लांट खरीदे थे उसे इंस्टॉल करने के लिए दिया गया था, तो क्या करना चाहिए, करना कुछ है या फिर कुछ नहीं करना है, बताओ। प्लांट के लिए जब हम लोग वेजेस पे करते हैं, एक मशीन ला रहे हो, ठीक है, उसे इंस्टॉल करने का खर्चा, उसे कैरी करने का खर्चा, उसका फ्रेट, उसका काट मतलब क्या बोले कैरेज इनवर्ट जो भी होता है वो प्लांट के वैल्यू के साथ हमेशा ऐड हो जाता है, क्योंकि जब तक पुट टू यूज नहीं हो रहा है, यूज करने के पहले मशीन को अपने कंडीशन में, लोकेशन में लाने के लिए जो भी एक्सपेंस किया जाता है वो मशीन के दाम के साथ ऐड हो जाता है। तो बताओ ये वेजेस तो मशीन के लिए खर्चा किया गया है, ये तो स्टॉक के लिए नहीं खर्चा किया गया है, तो इसे क्या करेंगे, लेस करना पड़ेगा। $500 है, तो बताओ कितना होगा, 32,500। अच्छा अब सेल्स लिखेंगे 1,40,000, और सेल्स में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सेल्स लिख दिया मैंने 1,40,000। जीपी बता के रखा है 33.33% ऑन कॉस्ट,
तो यहाँ पर हम लोग जीपी कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ जीपी कितना होगा, तुम लोग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। 2 जीपी, जीपी का अमाउंट बताओ। तुम लोग जीपी कैलकुलेट करो, हम नेक्स्ट पेज को प्रिपेयर करते हैं लिखने के लिए। मैम जीपी 4500। जीपी 4500 नहीं, रॉन्ग हो गया। 35,000। 35,000, राइट, 35,000। देखो जो कॉस्ट में सीखे हो उसे अप्लाई करो। हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल। क्वेश्चन में बता के रखा है, देखो 33.33% ऑन कॉस्ट। और तुम लोग को पता है ना 33.33% मतलब हम लोग कितना बोल सकते हैं, 1/3 बोल सकते हैं। ये देखो ना 0.33 मतलब तो वो चलता ही जा रहा है ना, 0.33333। 33.33% मतलब ये देखो 33.33% मतलब हो जाएगा 1/3 करके देखो। 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 करके देखो, ठीक है। 1/3 इंटू 100 तो 33.3333% होता है, ठीक है। तो 33.33% मतलब 1/3, इसे हमेशा याद रखो, बहुत काम में आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 33 एंड 1/3%। तो इसका मतलब ही होता है 33 और ये 1/3 को कैलकुलेटर में करोगे तो 33 वो चलते जा रहा है। तो इन लोगों ने 2 डेटा लिया है। हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो इसका एक आसान सा तरीका ऐसा होता है। तो जैसे कि 33.33% का मतलब 1/3 होता है। अब ये 1/3 का मतलब क्या होता है, ये ऊपर जो है ये हमेशा प्रॉफिट डिनोट करेगा। और एक शॉर्टकट बताते हैं आज, ऊपर जो है ये हमेशा प्रॉफिट डिनोट करेगा और नीचे जो है ये या तो कॉस्ट या तो सेल डिनोट करेगा, ठीक है। या तो कॉस्ट या तो सेल डिनोट करेगा। अब डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है 33.33% ऑन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट दिया हुआ है तो फिर इसका मतलब ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, कॉस्ट डिनोट कर रहा है। तो 1 रुपया प्रॉफिट है जब कॉस्ट है 3 रुपए। और हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन सेल, बिकॉज जीपी हम लोग इस सेल के ऊपर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मुझे बताओ कि अगर 1 रुपया प्रॉफिट है और 3 रुपए कॉस्ट है तो सेल कितना वैल्यू हो जाएगा। सिंपल सा मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर 1 रुपया प्रॉफिट है और 3 रुपया कॉस्ट है तो सेल कितना होगा। ये बहुत इजीली हो जाता है, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है, ये बताओ। अगर प्रॉफिट 1 रुपया है, कॉस्ट 3 रुपया है तो सेल वैल्यू बताओ ना कितना है। इतना तो पढ़ रहे हम लोग, मार्जिनल कॉस्टिंग में हर चीज में पढ़ रहे हैं। सेल मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जोड़ो ना दोनों को, कितना होता है 4। तो सेल वैल्यू 4 हो गया, प्रॉफिट तो वही रहेगा, प्रॉफिट में चेंजेस नहीं हो गया। 1/4 देखो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी परसेंटेज दे तुम लोग कर सकते हो। लाइक 25% ऑन कॉस्ट, देखो कितना आसान तरीका है। 25% मतलब होता है 1/25/100 करो, कितना होता है 1/4 होता है शायद, हाँ 1/4 होता है। तो इसका मतलब होता है 1 रुपया प्रॉफिट तो 4 रुपया कॉस्ट बताया, तो ऐसे लिखेंगे कॉस्ट। अब 1 रुपया प्रॉफिट ये फिक्स रहेगा, इसे मत चेंज करो कभी भी। और ये सेल के ऊपर कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा 5, ये हो गया सेल के ऊपर। तो ये बहुत ही शॉर्टकट है, इसे चाहो तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। इससे तुम लोग कुछ भी परसेंटेज दे बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये एक बहुत ही इजी वे है, ठीक है। ये वाला जो टेबल है, ये जब परसेंटेज वाला होता है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये टेबल जो है ये 25% ये या फिर 30% ये सब के लिए ठीक है, इसमें भी होगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। ये देखो कितना शॉर्टकट हुआ, प्रॉफिट 1 रुपया है, कॉस्ट 3 रुपीज, बिकॉज यहाँ कॉस्ट बताया था तभी मैंने कॉस्ट लिखा। अब प्रॉफिट ऑन सेल चाहिए तो 1/4, क्योंकि प्रॉफिट तो वही है, सेल कितना हो जाएगा 4 रुपया, तो 1/4। अब हम लोगों का जीपी जो है वो 1/4 आएगा। और सेल वैल्यू देख लो कितना है 1,40,000। अब तुम लोग को कैलकुलेट करना है 1,40,000 के ऊपर 1/4, तो वैल्यू आ जाएगा देख लो 35,000। तो अब टोटल करो, डेबिट साइड को टोटल करो, डेबिट साइड टोटल करो।
33, 70, 32, 500 और 35 टोटल करो। वन लैख 70,500 और माइनस कर दो 1,40,000, तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 30,500 बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा 30,500। तो 30,500 आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोगों को मिल गया कि इस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि जिस दिन हमारा स्टॉक जल गया था उस दिन प्रोबेबली हमारा क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक तो बच गया है, तो इसके ऊपर तो हम क्लेम नहीं देंगे, बाकी के ऊपर हम क्लेम दे देंगे। देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था स्टॉक कितना है, ये नॉर्मल एबनॉर्मल वाला केस जब पीएसएल आएगा बताएंगे। तो स्टॉक जो भी बच गया हमारा, ठीक है, कुछ सारा हमारा यहाँ नॉर्मल है, कुछ भी पीएसएल नहीं है, तो स्टॉक नॉर्मल लेस कर देना है। हम लोगों को क्या करना है, सैल्वेज, ठीक है, और इसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंस नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे, टोटल लॉस पता चल जाएगा। तो देखो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा उस दिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, जिस दिन आग लगा उस दिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 30,500। लेस कर देंगे हम लोग सैल्वेज। सैल्वेज मतलब जो बच गया, तो जो बच गया है उसका वैल्यू है 3,000। तो ये बच गया, तो इस पे का क्लेम क्यों मांगे और कोई देगा भी क्यों, तो माइनस कर देंगे 27,500। तो ये है टोटल लॉस, मतलब ओवरऑल लॉस। टोटल लॉस हुआ है 27,500 का। अब हम लोग को क्लेम, ये हम लोगों ने बता दिया ये लॉस हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को देगी क्लेम, तो क्लेम जब देगी तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला यूज करना है। ये देखो टैली कर लो एक बार समझ लोगे तो खुद ही कर पाओगे। ये देखो स्टेप 2 में हम लोगों ने ये कर लिया, स्टेप 3 एक्चुअली स्टेप 1 इस क्वेश्चन में नहीं जरूरत था, स्टेप 2 किया हम लोगों ने, स्टेप 3 किया, स्टेप 4 में हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। टोटल लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। तो देखो क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोग को क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला हम लोग को ये बता रहा है कि हम लोग को पहले देखना है कि टोटल स्टॉक कितना है। टोटल स्टॉक हम लोग का है 30,500। हम लोग का जिस दिन आग लगा उस दिन टोटल स्टॉक था 30,500। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं, फिर फॉर्मूला को भी समझेंगे। 30,500 ओवरऑल हमारा स्टॉक था, ठीक है। अब हम लोगों का लॉस कितना हुआ है, लॉस हम लोग का हुआ है 27,500। तो 27,500 का हम लोग का लॉस हुआ है। तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, ये जो है ना, इससे रेशियो या फिर परसेंटेज, अगर यहाँ पर इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ लॉस पता चल जाएगा ना। आउट ऑफ 30,500 27,500 का हमारा स्टॉक जल गया है। तो एक बार तुम लोग परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 90.1639% ऑफ स्टॉक जल चुका है हम लोगों का, इतना परसेंट स्टॉक जल गया। और हम लोगों ने पॉलिसी वैल्यू कितने का करवाया है, 25,000। तो जो भी हम लोगों को पेमेंट मिलेगा वो 25,000 के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बस उतने का ही पॉलिसी करवा के रखा है। तो 25,000 का 90.16% हम लोगों को क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि उतना परसेंटेज ऑफ स्टॉक ही हम लोगों का जला है। तो इंटू 25,000, तो आंसर आ जाएगा 20, एक बार फिर से करते हैं, 27,500 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाई 30,500। तो आंसर आ रहा है 22,541 रुपीज। यहाँ पर लिख देते हैं अप्रॉक्स, क्योंकि पॉइंट में आ रहा था।
तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोगों का लगभग हम लोगों को कितना क्लेम मिलेगा, अप्रॉक्स 22,541 का हम लोगों को क्लेम मिलेगा। क्योंकि इंश्योरेंस इंश्योर्ड गुड्स, अगर ऐसे बोलोगे तो इंश्योर्ड गुड्स कितने का है, ओनली 25,000 का इंश्योर्ड गुड्स है, ठीक है, जिसमें से हम लोग का 27,500 का लॉस हो गया है। तो फिर कैसे होगा, क्योंकि स्टॉक तो था 30,500 जिसमें से इंश्योरेंस ही 25,000 का है, तो इंश्योर्ड गुड्स तो ओनली 25,000 है। तो फिर ये रेशियो हो जाता है और परसेंटेज के हिसाब से हम लोग को पेमेंट मिल जाता है। तो ये है इस क्लेम का जो फॉर्मूला, इसे बोलते हैं एवरेज क्लॉज, ठीक है। ये एवरेज क्लॉज से हम लोग क्लेम का कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज क्लॉज अप्लाई करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 में देखो क्या क्या बोल रहे हैं। On 20th October 2001, the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire from the salvaged accounting records। मतलब जो बचा हुआ accounting records है, मतलब accounting records भी सारा जल गया, मतलब जो भी रजिस्टर वगैरह या फिर कंप्यूटर में जो भी डेटा था सब जल गया। थोड़ा बहुत जो बचा है उससे हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिला है, स्टॉक ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 10% लोअर देन द कॉस्ट। 10% लोअर किया हुआ था स्टॉक, ठीक है, जो कि 2,16,000 है। परचेज लेस रिटर्न दिया हुआ है, मतलब रिटर्न जो है वो लेस किया हुआ है, नेट परचेज है। सेल्स लेस रिटर्न है, ये भी नेट सेल है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेल्स अप टू 20th October 2001 इंक्लूड्स 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। इसका मतलब ये होता है कि अप टू 20th October 2001 तक का जो सेल दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स ये 6,20,000, इसमें 80,000 गुड्स इंक्लूडेड है जो हैड नॉट बीन डिस्पैच। डिस्पैच मतलब तुम लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करते हो तो देखते हो ना, लिखा हुआ रहता है कि शिफ्ट हुआ है, अब फिर डिस्पैच होगा इस डेट को। डिस्पैच मतलब उसके पास पहुंचा देना। तो इन लोगों ने जो अमन लिमिटेड ने सेल किया था, लेकिन सेल तो हुआ है, लेकिन गुड्स फिजिकली अभी तक जो मतलब परचेजर है उसके पास नहीं पहुंचा है, डिस्पैच नहीं हुआ है, इन लोगों के गोडाउन में ही था। तो बताओ, अगर गोडाउन में किसी का गुड्स पड़ा हुआ है तो अगर फायर ऑकर होता है तो क्या ये गुड्स इफेक्टेड होगा या नहीं होगा? हेलो, ऑनलाइन में सपोज तुम लोगों ने ऑर्डर किया है, मान लो तुम लोगों ने कुछ भी ऑर्डर किया होगा, सपोज ड्रेस ऑर्डर किया है, ठीक है, ड्रेस ऑर्डर किया है, तो या फिर मान लो एक कंप्यूटर ऑर्डर किया है, लैपटॉप ऑर्डर किया, ठीक है, और ये लैपटॉप डिस्पैच होने ही वाला था कि उन लोगों का जो गोडाउन है उसमें आग लग गया, तो तुमने पैसा वैसा सब दे दिया है, ठीक है, लेकिन फिजिकली गुड्स जो है तुम्हारे पास नहीं पहुंचा है किसके पास? उन लोगों के पास ही है, ठीक है, फ्लिपकार्ट के पास ही है। तो फ्लिपकार्ट के गोडाउन में आग लग गया, और अगर उन लोगों ने इंश्योरेंस करवा के रखा था पूरे स्टॉक के ऊपर, और जो हम लोग को किसके ऊपर क्लेम मिलेगा? जो स्टॉक ऑन दैट मोमेंट अवेलेबल था, सब पे हम लोगों को क्या मिलेगा? सारे स्टॉक पे हम लोगों को ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या इस 80,000 वाले स्टॉक पे क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, तो मिलेगा। लेकिन ये जो 6,20,000 है, ये तो उस सेल को इंक्लूड करके दिखा रहा है ना, क्योंकि सेल तो हो चुका है, सेल अप टू इसमें इंक्लूडेड है, ये 80,000 जो है इंक्लूडेड है, तो इससे सेल वैल्यू तो हमारा इंक्रीज होके रखा है। तो अगर सेल ज्यादा होके रखा है तो जीपी क्या हो जाएगा? जीपी भी तो ज्यादा दिखेगा। तो इसका मतलब ये 80,000 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, कि 80,000 का सेल नहीं हुआ है, मतलब ऐसे तो सेल हुआ है लेकिन गुड्स जो है वो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, गुड्स हमारे पास ही है, तो फिर इस सेल को कैंसिल करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को क्लेम मिलेगा। इसे अगर यहाँ से हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक में जाके खुद ब खुद बैलेंसिंग फिगर के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे ही हम लोग 6,20,000 से 80,000 माइनस करेंगे, सेल को कम कर देंगे, वैसे क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे तभी ना क्लेम मिलेगा, ये 80,000 को क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना है। अच्छा, उसके बाद देखो, परचेज अप टू 20th October 2001 डिड नॉट इंक्लूड 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइसेस हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, दो गुड्स हैव बीन received in
गोडाउन। तो क्या बोला है, परचेज जो है वो इसमें 40,000 इंक्लूडेड नहीं है। ये 2,80,000 के परचेज में 40,000 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, जिसके लिए इनवॉइस तो मिल चुका है सप्लायर से, सप्लायर ने बिल तो भेज दिया है, लेकिन गुड्स जो है वो अभी तक क्या है, एक मिनट, फॉर विच गुड्स इनवॉइस्ड हैड, अच्छा बिल नहीं मिला है, हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन गोडाउन। मतलब बात ये हुआ है कि हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल नहीं मिला है, लेकिन सामान सप्लायर ने भेज दिया है, और जब आग लगा था तो वो सामान उस गोडाउन में मौजूद था। ठीक है, तो बताओ अब तुम्हें इस पे क्लेम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पास बिल नहीं है सप्लायर का, क्योंकि सप्लायर ने नहीं भेजा, लेकिन वो सामान भेज दिया, बिल बाद में भेजेगा। सामान तुम रिसीव कर लिए थे, अब तुम्हारे गोडाउन में वो सामान है, तो बताओ ये जलेगा कि नहीं जलेगा। जब आग लगेगा गोडाउन में अगर सामान है तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा। यस मैम, जलेगा। जलेगा। अगर जलेगा तो हम लोग को इस पे क्लेम लेना चाहिए, और ये परचेज में इंक्लूडेड नहीं है, तो परचेज में इंक्लूड करेंगे तभी क्लेम मिलेगा, तो परचेज का वैल्यू को रेज करना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट अभी तक मैंने जो भी समझाया ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ये देखो नोट्स जो भी है वो देखते जाओ तुम लोग कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। If lost by fire, trading account are to be prepared exclusive of abnormal PSC. ये देखो पॉइंट नंबर 6, ट्रेडिंग अकाउंट इन स्टेप 1 और स्टेप 2 शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। एरर फ्री होना चाहिए हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सेल्स हियर मीन्स व्हेन गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। सेल तभी माना जाएगा अगर गुड्स फिजिकली डिलीवर्ड होता है, तभी मानेंगे। अगर फिजिकली डिलीवर्ड नहीं होता है तो उसे सेल नहीं मानना है। और परचेज मीन्स वेयर गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, और परचेज तभी मान लेना है अगर गुड्स रिसीव हो रहा है, ताकि उससे इनवॉइस रेज हो ना हो कोई लेना देना नहीं है। तो परचेज मीन्स वेयर गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, और सेल्स मीन्स वेयर गुड हैव बीन डिलीवर्ड। क्योंकि ये पूरा फिजिकल स्टॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो सेल्स तभी होगा अगर हम लोगों ने गुड्स डिलीवर कर दिया है। तो देखो गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड, तो ये गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो इसे सेल नहीं मानेंगे। अगर इंक्लूडेड है तो एक्सक्लूडेड करो। और परचेज जो है वो परचेज तभी मान लेंगे अगर ये रिसीव हो जाता है, तो गुड्स रिसीव हो गया तो परचेज मानेंगे। और क्यों मानेंगे उसका लॉजिक मैंने बता दिया, क्लेम लेना है तो फिजिकली तुम्हारे पास क्या गुड्स है गोडाउन में ऑन दैट मोमेंट, ये बहुत मायने रखता है। तो हम लोग इस हिसाब से इसको ट्रेडिंग को जो है इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी एक एडजस्टमेंट है, 10% लोअर देन द कॉस्ट, तो उसे भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो तुम लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। October 2001, यहाँ पर जो है वो फायर ऑकर हुआ है। ठीक है, 20 अक्टूबर 2001। अब यहाँ पर बोला है कि 31 मार्च को 2,16,000 का गुड्स था। 31 मार्च, $2,16,000 2,16,000 का स्टॉक था जो कि 10% लोअर है। तो यहाँ पर भी वही सिमिलर कंसेप्ट आएगा, यानी ये 90% को डिनोट कर रहा है। परचेज लेस रिटर्न 1/4/2001। अब 31 मार्च 2001 मतलब ही 1/4/2001 से लेके 20 अक्टूबर 2001 तक का परचेज है 2,80,000 रुपीज, 2,80,000। और इसमें एडजस्टमेंट ये है कि परचेज जो है ये 40,000 इंक्लूड कर रहा है, जिसका बिल तो नहीं है लेकिन गुड्स रिसीव्ड है। तो 40,000 जो है
80,000 goods received but invoice not received। फिजिकली मिला है बट इनवॉइस अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, और सेल्स है 6,20,000। इसी पीरियड का सेल्स है 6,20,000 जिसमें से रिटर्न लेस किया हुआ है, और सेल्स में बोल रहा है कि 80,000 not dispatched, include 80,000 not dispatched, include rupees 80,000 sales that not dispatched नहीं हुआ है। तो dispatched नहीं हुआ है तो हमारे पास ये फिजिकल स्टॉक हम लोग को मेंटेन करना है सही तरह से, और हम लोग को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को यहाँ कैलकुलेट करना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा उसी बेसिस पे हम लोग को क्लेम मिलेगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अच्छा नीचे कुछ था, इसका ही पार्ट है। अच्छा, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। तो जीपी है इन लोगों का पास्ट रिकॉर्ड, मतलब यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। इसके पहले इन लोगों का जीपी जो चल रहा था, ये यहाँ पर जीपी जो चल रहा था ये है हम लोगों का 25%। प्रीवियस ईयर का जीपी है 25%। द वैल्यू ऑफ सैल्वेज है 31,000, तो यहाँ पर सैल्वेज हुआ है 31,000, बच गया है 31,000 का स्टॉक। टोटल स्टॉक पता करना पड़ेगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। और इंश्योरेंस क्या हुआ है 10,000 का। इंश्योरेंस यानी पॉलिसी वैल्यू है ₹10,000 का, सॉरी 1 लाख का। पॉलिसी वैल्यू है ₹1 लाख का। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम लेना है हम लोग। तो क्वेश्चन तो यहीं पर हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। अब देखो हम लोग को क्या करना है। स्टेप 1 में बता के रखा है कि हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट करना है, लेकिन नोट्स हम लोग को ये बता रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट जीपी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर अर्लियर ईयर का जीपी अकाउंट दिया हुआ है तो फिर हम लोगों को पिछले साल का कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। और पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट तभी बनाएंगे अगर हम लोग को पिछले साल का जीपी रेशियो नहीं दिया हुआ है। और पिछले साल का जीपी रेशियो इसीलिए रिक्वायर होता है बिकॉज ये जो है मिडिल में अगर आग लग गया तो कैसे पता चलेगा। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर के आगे अगर आग लग गया है तो इस साल का जीपी कितना था वो हम लोग नहीं पता कर सकते, इसीलिए पास्ट ईयर के जीपी को ही इस ईयर का जीपी माना जाता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, जिसका वैल्यू जो है वो सही करना पड़ेगा, लोअर है। तो तुम लोग बताओ कितना होगा। ये 90% है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 90% इंटू इंटू 100%। बताओ कितना होगा। 2,40,000। ये हो रहा है 2,40,000 टू परचेज। अब परचेज है 2,80,000, परचेज है 2,80,000, लेकिन इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो गुड्स जो फिजिकली तो मिल गया है लेकिन जिसका बिल नहीं मिला है। 40,000 गुड्स रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है। ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है डज नॉट इंक्लूड, डिड नॉट इंक्लूड। तो इंक्लूड करना पड़ेगा, फिजिकली मिल चुका है तो ऐड कर देंगे गुड्स रिसीव्ड। $40,000, 2,80,000 plus 40, 3,20,000।
बाई सेल्स, $6,20,000 और उसमें 6,20,000 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा सेल जो कि नॉट डिस्पैच्ड है, मतलब गोडाउन में ही था, क्योंकि इस केस में हम लोग तभी सेल मानेंगे जब वो डिस्पैच्ड हो जाएगा। तो ये इंक्लूडेड था, क्वेश्चन में देख लो ये इंक्लूडेड था, इंक्लूडेड तो इसे एक्सक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5,40,000। और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2 GP। जीपी कैलकुलेट करना है हम लोगों को 5,40,000 पे इंटू परसेंटेज प्रीवियस ईयर का दिया हुआ था जो कि है 25%। तो 5,40,000 इंटू 25%, 1,35,000। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल करके यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, तो 2,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,35,000, 6,95,000 माइनस 5,40,000, 1,55,000। ये हो जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग को क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक से सैल्वेज आउट कर देना है। स्टेप 2 में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। क्लोजिंग स्टॉक as on date of fire, 1,55,000 लेस सैल्वेज जो बच गया, सैल्वेज हुआ है 31,000। तो फिर टोटल लॉस 1,55,000 माइनस 31,000, 1,24,000। ये हो जा रहा है टोटल लॉस। अब हम लोग को क्लेम रिसीव करना है अकॉर्डिंग टू एवरेज क्लॉज। तो पॉलिसी क्या हुआ है कितने का, पॉलिसी क्या हुआ है 1 लाख का, तो फिर क्लेम इक्वल टू टोटल स्टॉक, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक, 1,55,000 इनटू पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू 1,24,000। इंश्योरेंस 1 लाख का है, इंश्योरेंस है 1 लाख का, तो इंश्योरेंस 1 लाख। तो 1,24,000 डिवाइडेड बाय 1,55,000 इंटू 1 लाख, तो 80,000 क्लेम का वैल्यू हो रहा है 80,000। तो स्टॉक लॉस हुआ है 1,24,000 और कंपनी से क्लेम मिल जाएगा, कंपनी से क्लेम मिल जाएगा ₹80,000 का।
अच्छा, एक पीएसएल वाला भी क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। पहले इलस्ट्रेशन 7 कर लेते, ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग पीएसएल का एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी होमवर्क रहेगा। On 30th March 2002, fire occurred in the premises of Messrs. Suraj Brothers. The concerned had taken on insurance policy of 60,000, which was subject to the average clause. From the books of accounts, the following particulars are available relating to the period 1st Jan to 30th March 2002. Stock as per balance sheet as on 31st December 2001, 95,600. तो हम लोग अब सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, तो चलो ड्रॉ करते हुए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले बोला है 30th मार्च 2002 को फायर ऑकर हुआ है, 30th मार्च 2002 यहाँ पर हुआ है फायर ऑकर, और इंश्योरेंस पॉलिसी है 60,000 का। तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, यहाँ पर लिखते हैं पॉलिसी वैल्यू, लिखते हैं पॉलिसी वैल्यू, तो अच्छी तरह समझ में आएगा। पॉलिसी वैल्यू है 60,000 और एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है। हम लोग को डेटा दिया हुआ है 1st Jan to 30th March 2002 का, तो 1st Jan 2002। अब 31st December 2001 95,600, तो ये एक ही बात है। अगर हम लोग इसे 1st Jan ले लेते हैं, या फिर हम लोग 31st December 2001 और 1st Jan 2002 एक ही बात है, 95,600 ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद परचेज है 1,70,000, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग है मशीन, तो परचेज 1,70,000, 30,000 फॉर मशीन। तो ये समझ लेना है हम लोग को क्या करना चाहिए। 30,000 फॉर मशीन। वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो वेजेस जितना भी है ब्रैकेट में फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अमाउंट है 30,000, सॉरी 50,000 और 3,000, ये है 3,000 और ये है 50,000। सेल्स है, ये ब्रैकेट का अगर छोड़ दो 2,75,000, पहले लिख लेते फिर ब्रैकेट का भी समझाते। सेल्स है 2,75,000, सेल्स है 2,75,000, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 49,500, 49,500 है अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अप्रूवल बेसिस मतलब होता है कि कंडीशन पे दे देना, जैसे अभी ऑनलाइन में जो भी चलता है सारा अप्रूवल बेसिस होता है, या फिर मॉल वगैरह में भी होता है। बिल वगैरह कभी भी देखो पलट के, वहाँ टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है कि 15 डेज के अंदर आप चाहे तो ये गुड्स को वापस कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो। कुछ कुछ ऐसा गुड्स है जिसमें अभी भी रिटर्न नहीं होता है, लेकिन आजकल मैक्सिमम सारे जगह पे रिटर्न अवेलेबल होता है। 15 डेज के अंदर रिटर्न कर देना है, मतलब अप्रूवल बेसिस पे। जब तक 15 डेज पार नहीं होता है, जो सेलर है वो कंफर्म हो ही नहीं सकता है कि गुड्स जो है वो रिटर्न आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो ये अप्रूवल बेसिस पे सेल किया गया है, मतलब ये सेल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसके बारे में देखो क्या बता के रखा है। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इसमें से कितने का अप्रूवल नहीं मिला है? 2/3, फॉर 2/3 नो अप्रूवल, 2/3 पर कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है। द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, जीपी जो है 20% है ऑन सेल्स, बता दिया है तो सेल्स ही होगा। अच्छा, और सैल्वेज 12,300, सैल्वेज जो है वो है 12,300। अब हम लोग को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है और हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है।
तो सबसे पहले जीपी तो दिया हुआ है, तो फिर स्टेप 1 यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जीपी दिया हुआ है, हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो ट्रेडिंग प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1st Jan 2002 से लेके 31st March 2002। 1st Jan 2002 से लेके 31st March 2002। फर्स्ट हम लोग को लिखना है ओपनिंग स्टॉक। तो लिखो ओपनिंग स्टॉक, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 95,600। टू परचेज 1,70,000। लेस मशीन, जैसे कि आगे का एडजस्टमेंट था उसी तरह से मशीन को लेस करते हुए लिखना हम लोग को 30,000। मशीन का वैल्यू यहाँ पर कभी इंक्लूड नहीं हो सकता, ये स्टॉक का वैल्यू डिनोट होता है, तो ये हो जाएगा 1,40,000। टू वेजेस, इसमें भी लेस करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। Hmm, 50,000, वहां से 3,000 लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47,000। सेल्स में क्या होगा ये हम लोग को देखना है। यहाँ पर यही वाला मेन पार्ट है, ये अप्रूवल वाला पार्ट अगर दे देता है तो किस तरह से करना है। सेल्स 2,75,000, पहले लिखते हैं बाई सेल्स 2,75,000। अब इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, कैसे ट्रीट करना है। इसमें बोल रहा है कि इंक्लूडेड है 49,500 अप्रूवल बेसिस का सेल, ठीक है। 49,500 अप्रूवल बेसिस का सेल इंक्लूडेड है। तो टोटल सेल्स है 2,75,000, ठीक है। और अप्रूवल सेल है 49,500, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है 2/3 नो अप्रूवल, 2/3 का कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, देखो हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं अप्रूवल बेसिस में क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने अप्रूवल बेसिस किया है, मतलब बाकी जिसमें है सीए फाउंडेशन में है, बीकॉम के लिए है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो उस वीडियो में, डिटेल्स अगर पता करना है तो तुम लोग को। तो देखो अप्रूवल बेसिस में क्या होता है। अप्रूवल बेसिस में 3 तरह का अप्रूवल बेसिस का गुड्स हम लोग सेल कर सकते हैं। ऐसा फर्म जो लोग ऑकेशनली अप्रूवल बेसिस सेल करता है, या फिर ऐसा फर्म जो लोग कैजुअली फ्रीक्वेंटली करता है कभी कभार, और ऐसा जो लोग न्यूमरसली करता है। तो जब हम लोग को कुछ नहीं बताता है तो हम लोग ये मान लेंगे कि ऑकेशनली ये लोग जो है गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस करता है। तो जैसे ही अप्रूवल बेसिस पे सेल करता है तो इसे ये लोग मान लेता है ओरिजिनल सेल, ठीक है। ओरिजिनल सेल मान लेगा। तो पहले एंट्री ये होना चाहिए डेटर टू सेल, पहले एंट्री होगा डेटर टू सेल, जस्ट लाइक जो क्रेडिट सेल होता है उसके तरह से ही करना पड़ता है। 49,500 का पहले एंट्री कर देगा कि हम लोगों ने इतना सेल किया है। बट देखो ये सेल की तरह एंट्री कर रहा है, बट ये सेल हुआ नहीं है, अप्रूवल मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। अब जब ईयर एंड होने को आया, अब ईयर एंड नहीं हुआ था, यहाँ पर हुआ क्या, ईयर एंड के पहले आग लग गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 ही टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, या तो ईयर एंड पे कर लो या फिर तुम
कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो मिडिल पे कैलकुलेट करके बताओ। तो देखो डेटर टू सेल किया और उसमें बोल रहे कि 2/3 का कोई भी अप्रूवल नहीं आया है, तो 49,500 का 2/3 मतलब कितना होता है, देखो 33,000 होता है। 2/3 मतलब 33,000 हो रहा है। तुम लोग चाहो तो चेक करके देखो एक बार, 33,000 हो रहा है, यानी बाकी का अप्रूवल मिल गया है। तो जितने का अप्रूवल मिल गया है उसके लिए नो एंट्री, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो एंट्री किया हुआ है, पूरे 100% का ही तो एंट्री किया हुआ है। मतलब या फिर पार्ट 1 बोल लो, जैसे ये 2/3 पार्ट, वैसे ही पार्ट 1 मतलब पूरा 49,500 का पूरा एंट्री किया हुआ है। अब अगर 49,500 में 33,000 का अप्रूवल नहीं आया है तो कितने का अप्रूवल आ चुका है, माइनस करके देख लो 16,500। और ये 16,500 का तो एंट्री ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ही। इसे अगर हम लोग दो पार्ट में बांट लेते, एक 16,500 और एक 33,000, तो ऑलरेडी 49,500 का तो एंट्री किया हुआ ही है। तो जो अप्रूवल हो गया उसके लिए नो एंट्री। और जो अप्रूवल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी मान लो टाइम भी खत्म नहीं हुआ है कि तुम कस्टमर को पूछ लो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। जैसे कि अप्रूवल का टाइम लिमिट जो होता है वो क्रॉस कर जाने से जो सेलर है वो खुद ही सोचेगा कि मेरा अप्रूवल मतलब मेरा सेल हो चुका है। अगर हम भूल जाते हैं मिंत्रा या फ्लिपकार्ट में 15 दिन के अंदर वापस करना, तो फिर मिंत्रा वाला वापस नहीं लेगा, वो मान लेगा कि उसका वो सेल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया, यानी टाइम लिमिट खत्म नहीं हुआ है। तो 33,000 का जो सेल है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा एज ए सेलर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सेल को रिवर्स करके कैंसिल कर देंगे। तो सेल को पहले रिवर्स करेंगे, सेल्स टू डेटर। तो सेल को पहले रिवर्स करेंगे, तो 33,000 का हम लोगों ने रिवर्स एंट्री पास करवा दिया, जिसका हम लोगों को कोई भी अभी तक पता नहीं चला था। लेकिन ये तो है सेल वैल्यू पे, ये है सेल वैल्यू पे, बिकॉज ये सेल में इंक्लूडेड था। अब हम लोग को कॉस्ट दिखाना है, तो इन्वेंट्री यानी कॉस्ट, इन्वेंट्री विथ कस्टमर स्टॉक दिखाना है टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हम लोग को शो करना पड़ेगा इसका कॉस्ट। पहले हम लोग 33,000 को रिवर्स कर दिया, एक्चुअली क्या हो गया 49,500 डेटर था, माइनस कर दो 49,500 से माइनस 33,000 कर दो, तो 60,500 का ही सेल दिखाएगा अल्टीमेट बैलेंस होके। देख लो ये वाला चीज जो है ये बैलेंस होके अल्टीमेटली इसी तरह से शो करेगा। ये देखो तो शो हो गया यहाँ पर। और हम लोगों ने अब क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे तो स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, देखो जीपी क्या इमेजिन करना है, 20% ऑन सेल। तो सेल से प्रॉफिट हटाएंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा, तो 33,000 पे हम लोगों को लेस करना है 8250 माइनस इक्वल टू, तो 24,750 आएगा। तो 24,750 हमारा कॉस्ट वैल्यू हो गया। तो ये था जर्नल एंट्री। अब हम लोग को करना क्या है, इसका मतलब हम लोग को सेल पहले 33,000 से कम कर देना है, जिसका अप्रूवल नहीं मिला है वो सेल कैंसिल कर देंगे और उसे स्टॉक दिखा देंगे 24,750। तो यहाँ पर देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा एडजस्टमेंट, हम लोग को यहाँ से लेस करना है नॉट गेटिंग एनी अप्रूवल। अप्रूवल नहीं मिला है तो सेल नहीं मान सकते, सेल को कम करना पड़ेगा। 33,000 का सेल हम लोग माइनस कर देंगे, तो 2,47,500 माइनस 33,000। अब यहाँ पर सेल में दिखाएंगे तो जीपी ज्यादा हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टॉक दिखाएंगे, बाय स्टॉक ऑन अप्रूवल। अप्रूवल बेसिस वाला स्टॉक क्या है, क्योंकि अप्रूवल बेसिस अकाउंटिंग जो है वो हमें परमिशन देता है कि अगर तुम्हें अकाउंटिंग ईयर क्लोज लोग उससे क्या करेंगे, जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है उस स्टॉक को हम लोग मान लेंगे कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 24,750, तो यहाँ पर हम लोग को वो अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा 24,750। और यहाँ पर कैलकुलेट करना है लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग को जीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 जीपी। तो जीपी हो जाएगा सेल के ऊपर 20%, यानी 2,14,500 के ऊपर 20% कैलकुलेट कर लो 42,900। अब तुम लोग टोटल करके मुझे बताओ कि कितना हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक, दोनों साइड टोटल करके मुझे बताओ।
ম্যাম বলছি সেলটা 2,42,000 হবে তো। ও এটা মাইনাস 2 হয়ে আছে। 2,75,000 माइनस 33,000। अच्छा हाँ 2,42,000 तो यहाँ पर भी गलत हो गया। 2,42,000 कर लो। 2,42,000 इंटू 20%। 48,400। 48,400। तो देखो कितना हो रहा है। 95,600, 1,40,000, 47, 48, 400, 3,31,000, 3,31,000, 3,31,000 माइनस 2,42,000 माइनस, तो फिर ये वाला भी गलत हो गया होगा। 20%। ओ ये 20% था, मैंने 25% लगा दिया, तुम लोगों ने बोला नहीं कुछ। এটা 20%। अच्छा मैं ख्याल ही करूँ। 33,000 इंटू 20% माइनस इक्वल टू 26,400 होगा। इसको सही करना पड़ेगा। 26,400 मैंने परसेंटेज एक दूसरा लगा दिया। 26,400। तो ये 26,400 करके बताओ कितना हो रहा है। $62,600 बैलेंसिंग फिगर आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। बस अब तुम लोग इससे सैल्वेज लेस करो और उस पे पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक as on date of fire 62,600 less salvage 12,300, 50,300 total loss। 12,300 ही था देखो। हाँ अब हम लोग को पॉलिसी वैल्यू को अपोर्शन करना है। क्लेम इक्वल टू टोटल लॉस 50,300, टोटल स्टॉक 62,600, पॉलिसी वैल्यू 50,000 क्यों लिख रहे हैं 60,000। हाँ अब कैलकुलेट करो। $48,210 अप्रॉक्स। तो पूछा है कि कितना क्लेम कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से लॉन्च कर सकता है। तो मेसर सूरज एंड ब्रदर्स कैन क्लेम 48,210 रुपीज 48,210 एज ए क्लेम, ये लॉन्च कर सकता है। बस लास्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ताकि तुम लोग होमवर्क सॉल्व कर पाओ। पीएसएल वाला जो भी क्वेश्चन है वो एक कर लेते हैं। ऑन 1 April 2002 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वेयर सेव्ड फ्रॉम व्हिच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वेयर असर्टेन। 1 April को स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट अप्रैल 2002
stock destroyed by fire. Stock at cost on 1st Jan 2001. 1st Jan 2001 स्टॉक जो है वो दिया हुआ है 73,500. 73,500 का स्टॉक है. 31 दिसंबर 2001, तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2001. $79,600. परचेज ईयर एंड 31 दिसंबर 2001, यानी ये पूरे ईयर का 3,98,000. तो परचेज 3,98,000. सेल्स बोल रहा है 4,87,000. सेल्स है 4,87,000. ठीक है. परचेज ऑन 1/1/2002 से लेके 31 मार्च 2002. परचेज फ्रॉम 1/1/2002 मतलब 31 दिसंबर मतलब ही 1/1/2002 से लेके 31 मार्च मतलब ही 1/4/2002. ठीक है. यहाँ तक बोला है 1,62,000. और सेल्स है 2,31,200. In valuing the stock for the balance sheet as at 31st December 2001, जब 31st दिसंबर 2001 का वैल्यूएशन किया गया. अब देखो यहाँ पर 2 ईयर हो जा रहा है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि प्रीवियस ईयर है, और फिर ये ईयर जो कि क्लोज होता किसी इस टाइम पे क्लोज होने वाला था, दैट इज 31 दिसंबर 2002 में क्लोज होता. लेकिन क्योंकि फायर ऑकर हुआ है तो इसके पहले ही हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना है जो कि बिलोंग करेगा यहाँ से यहाँ. ठीक है. अब बोल रहा है कि जब वैल्यू किया गया स्टॉक को 31 दिसंबर 2001, 2,300 had been written off on a certain stock which was a poor selling line having the cost 6,900. तो पोर सेलिंग लाइन मतलब जो डिफेक्टिव गुड्स है उसे पोर सेलिंग लाइन बोलते हैं, क्योंकि वो अपने कॉस्ट पे भी नहीं बिक सकता है, उससे भी कम पे बेचना पड़ेगा. देखो यहाँ पर बता के रखा है कि जब स्टॉक वैल्यू हुआ था 300 से कम कर दिया गया था. जो क्यों कम कर दिया गया था? बिकॉज वो एक पोर सेलिंग लाइन था और उसका कॉस्ट अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है 6,900. हैविंग द कॉस्ट, अभी उसका कॉस्ट है 6,900. तो यहाँ पर लिखेंगे पीएसएल आइटम है 6,900 का. ठीक है. 6,900 का पीएसएल आइटम है जिससे 2,300 ऑलरेडी राइट ऑफ है. मतलब एक्चुअली इसका वैल्यू था 6,900 प्लस 2,300. एक्चुअली ये गुड्स का कॉस्ट कितना था पता है तुम लोग को? 6,900 प्लस 2,300 था, लेकिन ये अपने कॉस्ट पे नहीं बिक सकता है, दैट इज 9,200 पे. तो पहले ही इससे 2,300 राइट ऑफ कर दिया गया था. राइट ऑफ करने के बाद इसका वैल्यू आया था 6,900 जो कि इस स्टॉक में इंक्लूडेड है. A portion of these goods were sold in March 2002. मार्च 2002 में. ठीक है. मार्च 2002 में मतलब ये अप्रैल हो गया, तो यहाँ पर हम एक मार्च का डेट लगा लेते हैं. मार्च का डेट तो कुछ नहीं बोला है तो हम यहाँ पर सिर्फ मार्च लिख लेते हैं. मार्च 2002 में इस गुड्स का एक पोर्शन सेल हुआ है. पीएसएल सेल हुआ है और जो कि लॉस में 250 के लॉस में. सेल पीएसएल at loss of 250. और देखो बता दिया है कि ओरिजिनल कॉस्ट 3450 है. ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 3450 है जो कि 250 लॉस पे बिका है. तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,450 का गुड्स 250 लॉस में बेच रहे हो तो फिर कितने में बेचे होगे? 3,200 में सेल किए होगे. ठीक है. पीएसएल गुड्स, ये जो डिफेक्टिव गुड्स था इसका एक पोर्शन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 3,450 था जो कि 250 लॉस में बिक गया है, यानी 3,200 में बिका है, जो इसमें इंक्लूडेड है, मार्च में इंक्लूडेड है.
अब बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और बाकी जो स्टॉक बचा हुआ है, मतलब थोड़ा बिका है ना, ओनली 3450 बिका है, और बाकी जो स्टॉक बचा हुआ है उस स्टॉक को ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करना है। बाकी जो कॉस्ट बचा हुआ है उसे ओरिजिनल कॉस्ट में वैल्यू करना है। Subject to the above exception, gross profit had remained at a uniform rate throughout the year. जीपी जो है वो यूनिफॉर्म चलेगा, मतलब पिछले साल का इस साल का एक ही चलेगा, जीपी यूनिफॉर्म रेट पे चलेगा। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सैल्वेज 5800, सैल्वेज है 5800 और पॉलिसी वैल्यू है 50,000, पॉलिसी वैल्यू है 50,000, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, और कुछ नहीं बोल रहा है हम लोग को वर्कआउट करना है अमाउंट ऑफ द क्लेम बाय लॉस ऑफ फायर। तो यहाँ पर इतना सारा पॉइंट बोला है। और पीएसएल के बारे में देखो, हम लोग यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं नोट्स में, पीएसएल के बारे में क्या बता के रखा है। अच्छा, यहाँ बता के रखा है, देखो पॉइंट नंबर 3 एक बार देखो, ट्रेडिंग अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल पीएसएल आइटम। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पीएसएल आइटम को हम लोग को एक्सक्लूड करना है। बस इतना ध्यान में रखो, जो भी पीएसएल होगा उसे आउट कर देना, चाहे वो सेल में इंक्लूडेड हो, चाहे वो परचेज में हो, चाहे वो स्टॉक में हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को स्टेप 1 करना पड़ेगा, क्योंकि जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इज नॉट गिवन, ठीक है। जीपी रेशियो लास्ट ईयर का दिया हुआ नहीं है, बट लास्ट ईयर का जीपी कैलकुलेट करने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो देखो हमारे लिए अवेलेबल कर दिया है। इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का जो है ट्रेडिंग अकाउंट कैलकुलेट करेंगे, और इसे हम लोग बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। पिछले साल का जब भी ट्रेडिंग बनाएंगे इसे हम लोग बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2001। तो पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 73,500, लेकिन यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, 6,900 का पीएसएल आइटम जो है वो इंक्लूडेड है। 6,900 का जो पीएसएल आइटम है वो इंक्लूडेड है। और अभी हम लोगों ने ये रीड किया कि जो भी पीएसएल आइटम होगा उसे हम लोगों को क्या करना है, उसे हम लोगों को एक्सक्लूड करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा नोट में कि एक्सक्लूड करना है, तो इसको हटाना है हम लोग। तो यहाँ पर लेस करेंगे पीएसएल, जिसका वैल्यू अभी कितना है 6,900, ठीक है, आफ्टर राइटिंग ऑफ 2,300। और ये जो इंक्लूडेड है, हैविंग बता दिया है, इतने में इंक्लूडेड है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना हो रहा है, इसका वैल्यू हो जा रहा है हम लोग का, माइनस करो 66,600। फिर टू परचेज है 3,98,000, सेल है 4,87,000, 3,98,000 बाई सेल्स है 4,87,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जीपी कैलकुलेट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जीपी। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 7,600 अब यहाँ पर देखो हम लोग को क्या बोला था, 31 दिसंबर 2001 जब वैल्यू कर रहे तो अच्छा 31 दिसंबर 2001 में ये इंक्लूडेड है। थोड़ा सा गलत हो गया डेट, देखो
31 दिसंबर 2001 में 2001 को जब वैल्यू करे 2300 had been written up on a certain stock which was a PSL having 6900. अच्छा ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, सॉरी ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक में पता चला, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये देखो ये जो है PSL जो है इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज 6900, ये डेट दिया हुआ है, इसी का एक पोर्शन सेल हुआ है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, हम लोग का 79,600 का हम लोग का इसमें ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें PSL इंक्लूडेड है 6900 वाला, जिसका कॉस्ट रिड्यूस करना है हम लोग को कितना 2300। अब देखो ये बता के रखा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट 31 December 2001 2300 had been written up on a certain stock which was a poor selling line having the cost, जिसका कॉस्ट है 6900। अच्छा इसका पूरा PSL का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ PSL ही है 6900 और जिससे हम लोग को 2300 लेस करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक में PSL मिला है, तो क्लोजिंग स्टॉक में तो खुद ब खुद PSL नहीं आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक में PSL आ सकता है या तो थ्रू ओपनिंग स्टॉक या तो थ्रू परचेज। मतलब जो डिफेक्टिव आइटम है वो हम लोग को एंड में पता चला हम लोग के पास इतना डिफेक्टिव आइटम है, तो डिफेक्टिव आइटम किस तरह से आ सकता है, या तो हम लोगों ने डिफेक्टिव परचेज कर लिया होगा या तो हमारे ओपनिंग स्टॉक के साथ आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर PSL यहाँ से माइनस किया है, तुम लोग चाहो तो परचेज से भी कर सकते हो तो भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि PSL किस तरह से आया है, ठीक है। PSL ओपनिंग स्टॉक से ही आ रहा है या फिर परचेज से आ रहा है, तो हम लोग इससे भी माइनस कर सकते हैं, इससे भी माइनस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर PSL हटा दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, परचेज से PSL हटा दिया या फिर ओपनिंग स्टॉक से हटा दिया। अब हम लोग को कहाँ से हटाना है, दिया तो परचेज जो हुआ है वो सिर्फ गुड स्टॉक डिनोट कर रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है ये तो इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग डिफेक्टिव गुड्स है, तो यहाँ से भी हम लोग को PSL हटाना पड़ेगा। लेकिन PSL का वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पर बताया था कि कॉस्ट है इसका 6900 है, मैंने ये देखा नहीं, ये देखो कॉस्ट ही बता के रखा है 6900 है, जिसका 2300 राइट ऑफ करना है। तो ये जो 6900 है, अब इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2300 लेस करके उसका वैल्यू कम करके यहाँ पर वैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन हो जाएगा 4600, दैट इज 75,000। फिर से एक बार बता देते, क्वेश्चन में बताया है कि PSL यहाँ पर इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में, ना कि ओपनिंग में 31 December 2001। और क्लोजिंग में कोई भी डिफेक्टिव गुड्स तभी आ सकता है या तो उसको हम लोगों ने खरीदा होगा या फिर वो पिछले साल से ही इंक्लूडेड होके आ रहा होगा। तो ये कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे। तो या तो परचेज से हटा दो या तो ओपनिंग स्टॉक से हटा दो, एक ही बात है। तो पहले हम लोगों ने कॉस्ट को माइनस किया, PSL कॉस्ट को, कि जो कॉस्ट है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट में होता है, परचेज भी कॉस्ट में होता है, तो हम लोगों ने पहले कॉस्ट से हटा दिया, यानी हमारा जो भी यहाँ पर परचेज यानी PSL नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक से भी उसे हटा दे हैं, अब हटाना था 6900, लेकिन बोल रहा है कि उसमें 2300 उसका वैल्यूएशन को कम इफेक्टिव गुड्स है, उसका वैल्यू हम लोग को 4600 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टोटल करोगे तो देखो 5,62,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ गया 5,62,000 और GP जो है वो बैलेंस करके आ जाएगा 97,400। देख लो 97,400, 5,62,000 97,400 ये GP आ गया। और जैसे ही GP पता चल जाएगा हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा GP का रेशियो। तो GP रेशियो जो अभी तक हम लोग को सारे क्वेश्चन में गिवन था, GP रेशियो मींस GP बाय सेल्स इनटू 100, तो GP आ रहा है 45,600, सॉरी 97,000, सॉरी 97,400, 97,400 divided by 4,87,000 into 100, तो ये आ जा रहा है 20%, ये आ गया 20%।
क्वेश्चन में पहले यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को जीपी मिल गया, जो अब तक हम लोग को मिल जा रहा था क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट करना पड़ रहा था। अब हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग फ्रॉम 1/1/2002 to 31st March 2002। फर्स्ट लिखना है ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये हमारा पीएसएल का सम्स है तो हमें हमेशा पीएसएल एक्सक्लूड करना है। देखो जैसे कि ये जो 75,000 है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल का, तो इस साल का ओपनिंग होगा। ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को पीएसएल एक्सक्लूड करके जो आएगा वो लिखना है, यानी यहाँ से लिखेंगे 75,000 बिकॉज पहले ही हम लोगों ने एक्सक्लूड किया है तो यही वाला डेटा लिखना है। और अगर 79,500 लिखोगे तो उससे फिर से माइनस करके लिखना पड़ेगा, 79,600 लिखोगे तो फिर से माइनस करके लिखना पड़ेगा। टू परचेज, अब परचेज देखो परचेज कितना है 1,62,000, सेल है 2,31,200, तो परचेज 1,62,000 बाई सेल्स 2,31,200। अब सेल में इंक्लूडेड है पीएसएल सेल, वो माइनस करना पड़ेगा। पीएसएल सेल हुआ है 3,200 का, जो मैंने पहले ही तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया। तो लेस पीएसएल 3,200, तो माइनस कर देते हैं 2,28,000 और कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करेंगे और जीपी आ जाएगा 2GP एट द रेट ऑफ, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 20%, तो 2,28,000 पे 20% कैलकुलेट करो तो आएगा 45,600, तो टोटल 2,82,600 लेस 2,28,000 54,600। ठीक है, तो 54,600 आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को टोटल लॉस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, अब इसमें वो कंसेप्ट आ जाएगा नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला, क्योंकि ये पीएसएल वाला क्वेश्चन है। तो स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल और स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर एबनॉर्मल। अगर कुछ बचा हुआ है तो वो चेक करेंगे, तो दोनों को टोटल करेंगे तो आ जाएगा टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक, फिर उससे माइनस कर देंगे सैल्वेज, सैल्वेज माइनस कर देंगे तो जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे टोटल लॉस। तो देखो पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल स्टॉक कितना है। नॉर्मल स्टॉक तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही है 54,600। ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसमें से सारा पीएसएल हम लोगों ने हटा के काम किया है। और पीएसएल का कैसे कैलकुलेशन करें, पीएसएल टोटल कितने का था ये देखो यहाँ से करते हैं, ड्रॉ जो किया है 6,900 का टोटल पीएसएल था, जिसमें से 3,450 का लॉस हुआ। अब ओरिजिनल पे क्यों वैल्यू करें, क्वेश्चन ने ही बोल के रखा था देखो कि हम लोग को क्या करना है, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट था 6,900, ठीक है, और उसमें से 3,450 का जो है वो सेल हो चुका है 3,450, तो बच भी रहा है 3,450, मतलब लगभग 50% सेल हुआ है, इसीलिए वैल्यू जो है वो 50% ही बच रहा है। तो यहाँ पर देखो लिख देते हैं 6,900 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 3,450 ओरिजिनल कॉस्ट वाला सेल हो गया है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा वही 3,450। तो टोटल स्टॉक मिल गया 58,050 और सैल्वेज है 5,800, सैल्वेज 5,800 माइनस कर देंगे, माइनस करने से हम लोग को मिल जाएगा टोटल लॉस। तो ये हो जा रहा है 50
52,250 ये हो गया टोटल। हम इधर लिख रहे हैं टोटल लॉस। अब क्लेम कैलकुलेट करना है। क्लेम इक्वल टू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। अब टोटल स्टॉक ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड पीएसएल था 58,050। ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है तुम लोग को। 58,050 इंटू पॉलिसी वैल्यू दैट इज 50,000 देखते हैं, हाँ 50,000। तो यहाँ पर वैल्यू आ जा रहा है 45, कितना आ रहा है इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 58,050 45,004 45,004 अप्रॉक्स इतना आ रहा है क्लेम का वैल्यू। तो पीएसएल में क्या करना है, पीएसएल में हम लोग को सारा पीएसएल हटाना है, चाहे वो सेल में इंक्लूडेड हो, परचेज में इंक्लूडेड हो, और लास्ट में जाके अगर कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो उसे हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि हम लोग को क्लेम मिल जाए। डिफेक्टिव स्टॉक है तो क्या हुआ, स्टॉक तो है, स्टॉक जला है तो उस पर क्लेम मिलना चाहिए। ये देखो, इसीलिए यहाँ पर स्टॉक नॉर्मल, स्टॉक एबनॉर्मल ऐसे किया हुआ था, और यहाँ पर टोटल स्टॉक और सैल्वेज ये किया हुआ था। और सारा पॉइंट ही लगभग हम लोगों ने कवर किया एक्सेप्ट इन्फ्लेशन को छोड़ के। तो जो भी नोट्स लिखवाया था वो भी हम लोगों ने रिलेट किया। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, और ये पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे, तो तुम लोग को बाकी क्वेश्चन जो है वो होमवर्क करना है। कौन कौन सा करना है हम एक बार याद दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इलास्ट्रेशन 1 करना है, 2 हम लोगों ने कर लिया, इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 4, इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 4, इलास्ट्रेशन 6, 1, 4, 6, ये 3 क्वेश्चंस जो है ये होमवर्क रहेगा। 1, 4, 6 ये 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा।